अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। रिसेंटली एज़ प्रॉमिस्ड मैंने अपने पेज पे शेयर किया था कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है कुछ दिन पहले। तो उसके इंग्लिश ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। उसका इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो हम अपने ब्लॉग पे चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो अभी ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और इंग्लिश एसे का पेपर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा था। कुछ लोग इस पेपर को बहुत ईज़ी हलवा कह रहे थे, पीस ऑफ केक लिखा था एक जगह मैंने पढ़ा। जबकि कुछ कैंडिडेट्स जिनसे मेरी बात हुई, जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी नज़र में ये पेपर बहुत चैलेंजिंग साबित हुआ उनके लिए। सो आज के इस व्लॉग में हम इमोशंस की बजाय एनालिसिस के साथ देखेंगे, ये पेपर वाक़ई ईज़ी या हलवा था या नहीं था और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, सिंध के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके माइंडसेट को देखते हुए इस हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक्स कितने मैनेजेबल थे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मतलब जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं आपको जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एज़ यूजुअल कि सॉफ्ट एजेस का जो हमारा व्लॉग है उसको इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ये कंटेंट और स्टूडेंट्स तक भी ईज़िली पहुँच सके और मेरी भी एनकरेजमेंट होती रहे। तो सबसे पहले थोड़ी-सी बात हम इस पेपर के ऊपर करेंगे। देखें स्क्रीन पर आपको पेपर नज़र आ रहा होगा। तो इंस्ट्रक्शंस देखें, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी ईज़ी एंड कॉमन। मतलब जो इस तरह के पेपर्स के अंदर एस्से के पेपर के अंदर होती हैं, 15-1800 वर्ड्स चाहिए होते हैं, आउटलाइन चाहिए होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। लेकिन साथ में लिखा है कि इंट्रोडक्टरी मतलब ना सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हो बल्कि टॉपिक सेंटेंस हर बॉडी पैराग्राफ में भी लिखा हुआ होना चाहिए। एंड देयर शुड बी कोहेरेंस एंड टेंजिबिलिटी इन द आर्गुमेंट। जो भी आप दलील दें उसमें कोहेरेंस हो और एक दूसरे के साथ यानी पैराग्राफ्स जो पहले पैराग्राफ में आप बात लिखे हैं उसको उसका कनेक्शन दूसरे पैराग्राफ में भी नज़र आना चाहिए, टेंजिबिलिटी हो। तो ये इंस्ट्रक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, खुद बता रही हैं कि एग्ज़ामिनर्स जो है वो क्या चाहते हैं आपसे। सिर्फ़ लिखना नहीं है बल्कि सोचना और स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर भी बना के दिखाना है आपने। सो यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस देखकर घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर मुश्किल है, बल्कि ये बेसिकली प्रैक्टिस का काम है। अगर जब तक अनलेस यू प्रैक्टिस मोर फॉर राइटिंग, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मतलब मुश्किल तो किसी के लिए भी हो सकता है क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है एक मुश्किल पेपर आएगा। सो अब हम एग्ज़ाम लेंस के हवाले से अगर हम अपनी आँखों को तनकीदी जायज़ा लें मतलब तो ये इस पेपर है कैसा? तो देखें कि मुख्तलिफ वैरायटी है मतलब मिक्स चार्ट है इसके अंदर हर तरह का टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। कि पहला देखें कि कॉटन एक्सपोर्ट्स के हवाले से है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को उसको कंपेयर किया गया है। कंपैरेटिव है 2 कंट्रीज़ के दरमियान उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उनकी इकोनॉमिक्स और उनकी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी बेस्ड ऐसे है। और जो अगर प्रिपरेशन करके जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक डेफिनिटली मॉडरेटली ईज़ी रहा होगा। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो ये स्ट्रक्चरिंग इसकी बहुत मुश्किल हो सकती है। सो ऑल इट टेक्स कि यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट करंट अफेयर्स आपको तैयारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल हालात, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप आसानी से पेपर लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक देखें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की गई है, आरईईज़ आज का फोकस्ड टॉपिक है ये। हम इस ब्लॉग के अंदर भी इसी चीज़ को कवर अप करेंगे और सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ये टॉपिक देखें कि टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये और इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुस्तकबिल के पोटेंशियल की बात की गई है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस कितनी है और ये टॉपिक स्ट्रैटेजी के हवाले से माहौल के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हाई स्कोरिंग टॉपिक तो था, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर डिपेंड करते हैं यानी उनके लिए ये बहुत ही डराने धमकाने वाला या इंटिमिडेटिंग टाइप का एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है जी। तो तीसरा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात की गई है, आसान सी चीज़ है, टॉपिक फ़ेमिलियर है, डेटा ड्रिवन है, आपको आदाद-ओ-शुमार पे खेलना है, जनरली ईज़ी कहा जा सकता है। आप वाक़ई इसे यू कैन से दिस वाज़ द ईज़ीएस्ट टॉपिक इन दिस लिस्ट। एनर्जी क्राइसिस शुरू से कई काफ़ी एक अब तो एक दहाई हो चुकी है। वी हैव बीन लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी हैव बीन फेसिंग डेकेड लॉन्ग एनर्जी इश्यूज़। क्लासिक टॉपिक है, ईज़ी लगता है लेकिन एग्ज़ामिनर फ्रेश एनालिसिस एक्सपेक्ट करता है क्योंकि अभी रिसेंटली बिजली के रेट्स चेंज हुए हैं, मुआहदे कंपनियों के साथ चेंज हुए हैं, अभी तक हालात क्या हैं, ग्रीन मीटरिंग, नेट मीटरिंग, ये हर तरह की चीज़ें इसके एनर्जी क्राइसिस में शामिल हो जाएँगी, ठीक है? ब्रेन ड्रेन क्या है, कैसे पाकिस्तान से लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, सेफ टॉपिक है, लेकिन यहाँ
आप करेंगे तो यहाँ थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। और पिछले व्लॉग में मैंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लेशियर्स के हवाले से, कॉन्सिक्वेंसेज़ के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी। आई आई कार्ड में आप देखेंगे तो ये पेपर होने से पहले ही मैं वीडियो जारी कर चुका था, या मे बी उससे 1-2 दिन बाद में शेयर की हो। जस्ट लुक एट इट एंड यू विल फाइंड आउट कि हाउ आई ट्राई टू सॉल्व इट। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अवेयरनेस वालों के लिए ये बहुत ही ईज़ी हो सकता है, वरना तो रिपिटिटिव है ये चीज़। और आखिरी टॉपिक जो है वो पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की है कि 2047 में पाकिस्तान जब अपने 100 साल पूरे करेगा, तो उस वक़्त पाकिस्तान की हालत क्या होगी? विज़नरी काइंड ऑफ टॉपिक है, ईज़ी लगता है, लेकिन बिना रोड मैप के ऐसे वेग हो जाता है। सो दिस इज़ माय क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल दीज़ 7 टॉपिक्स। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि टॉपिक का लंबा होना उसे ज़्यादा ईज़ी नहीं बनाता। ये बहुत सारी चीज़ें देखें, पहले 2, 3, 4 टॉपिक्स जो आपको नज़र आएँगे, वो पैराग्राफ ही है तकरीबन, लेकिन स्टिल दैट डज़ नॉट मीन कि ये ईज़ी टॉपिक बन जाते हैं। असल चीज़ आइडिया हैंडलिंग है, स्ट्रक्चर आप कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू टू राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। बट स्टिल इफ यू डोंट हैव द एक्चुअल प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको आइडियोलॉजिकली आप मालूमात नहीं रखते, विज़नरी मालूमात नहीं रखते, तो पेपर मुश्किल हो जाएगा। सो इन केस इफ यू लाइक दिस एनालिसिस अबाउट दीज़ 7 टॉपिक्स, देन वीडियो को लाइक करना ज़रूर, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड एनकरेज मी। अब आते हैं अपने असल सेंट्रल फ़ोकस की तरफ। मैंने शुरू में जब व्लॉग हम शुरू कर रहे थे, तो उस वक़्त भी मैंने आपसे कहा था कि हम अ, अभी तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स का जो टॉपिक है उसको सॉल्व करने की कोशिश की हो। मैंने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिया है ये वीडियो बनाने के लिए। उसकी वजह ये थी कि आई वाज़ रीडिंग माई सेल्फ, आई वाज़ फाइंडिंग आउट द मटीरियल, और चीज़ों को मैं खुद भी पढ़ रहा था बिफोर मेकिंग अ व्लॉग ऑन दिस टॉपिक। सो दिस वाज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिले। तो इस ताख़ीर की वजह यही थी, ठीक है? तो आज हम रेयर अर्थ मेटल्स वाले टॉपिक को देखते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। तो दोस्तों, ये आज हम शुरू कर रहे हैं कि टॉपिक ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखने से अवॉइड कर रहा हूँ। फॉर्मल तौर पर ऐसे ओरिएंटेड डिस्कशन अब हम शुरू करेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, और इस हवाले से जो मार्केट है, पोटेंशियल है, चाइना, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ये सब तमाम चीज़ चाहिए होती है। उसके ऊपर हम आज इसके ऊपर व्लॉग करेंगे कि पाकिस्तान इज़ सिटिंग ऑन अ जियोलॉजिकल गोल्ड माइन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स और अर्थ एलिमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस टॉपिक का कोर आइडिया ये है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? पाकिस्तान हैज़ द रिसोर्सेज़। दूसरा आइडिया है कि पाकिस्तान के पास यूटिलाइज़ेशन नहीं है, नो यूटिलाइज़ेशन, ठीक है? ये इसके अंदर 2 आइडियाज़ हैं जो कि एसे का थीम यही होना चाहिए कि नेचुरल पोटेंशियल को पॉलिसी विज़न में कैसे कन्वर्ट किया जाना है। सो यू हैव 2 पॉइंट्स टू प्ले अराउंड दिस टॉपिक, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को समझने की ज़रूरत है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ़ ओपिनियन नहीं हो। यू डोंट हैव टू गिव द ओपिनियन, ठीक है? थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत होती है। थीसिस स्टेटमेंट में आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपका एसे का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है और उसका सेंट्रल आर्गुमेंट क्या होता है। दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक पर। थीसिस ये कह सकती है कि पाकिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स इकोनॉमिक रिवाइवल का रिसोर्स बन सकते हैं, अगर गवर्नेंस, पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को इफेक्टिवली अलाइन किया जाए तो, ठीक है? अब ये सिर्फ़ कॉन्सेप्ट है। सैंपल इंट्रोडक्शन में एंड में आपको समझा दूँगा कि इसका सैंपल इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, इसमें थीसिस स्टेटमेंट भी कवर किया हुआ होगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस एसे के फ्लो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक या कोई भी एसे कवर अप करते हैं, तो उसमें मैं आपको हमेशा से समझाता हूँ कि उसका डिस्कोर्स पॉइंट क्या होता है, या उसमें डिस्कोर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? डिस्कोर्स एलिमेंट्स 4 होते हैं, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ। पहला आपका पहला जो है वो पहले हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोज़िशन होता है। एक्सपोज़िशन, डिस्क्रिप्शन, नैरेशन एंड आर्गुमेंटेशन। यहाँ पर एसे का जो थीम है उसका फ्लो यही रखना होगा आपने। तो पहले आपने क्या करना होगा, पहले डिस्कोर्स बनाते हुए पहले आपने बताना होगा कि इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है। जैसे अभी जस्ट मोमेंट्स अगो मैंने आपसे ये किया कि आपको पार्ट में अब जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान का रेयर अर्थ इकोनॉमिक रिवाइवल का सोर्स बन सकता है अगर गवर्नेंस, पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को अगर हम अलाइन करें, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके लिए 3 चीज़ें जो हैं, गवर्नेंस, पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ये मैंने तीनों इम्पोर्टेंट बताई। आपको डिस्कोर्स के अंदर भी यही 3 चीज़ों को फ़ोकस करना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। आपने फ़ोकस करना होगा इकोनॉमिक पोटेंशियल को, उसके बाद
गवर्नेंस फेल्योर कहाँ-कहाँ पर है और साथ में बताना पड़ेगा कि पॉलिसी गैप कहाँ पर है, ठीक है? उसके बाद आप बताएँगे कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट कितना अहम है, लेकिन उसको अलाइन किससे करेंगे आप? उसको अलाइन करेंगे सीपेक के साथ और चाइना के साथ, ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने बताना होगा कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता कौन-सा होगा? जो पायदार होगा, सस्टेनेबल रोड मैप, ठीक है? ये 4 चीज़ें आपका डिस्कोर्स जो है, एसे का कोर्स यानी सिम्त का तयन भी करेंगी और आपके एसे को बेहतरीन भी बनाएँगी। हमेशा याद रखिए कि आपने डिस्कोर्स फॉर्म्स को लेबल नहीं करना होता, बल्कि नेचुरल फ्लो में लाना है। ये 4 चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो ही आप अपना सैंपल आउटलाइन लिखकर अच्छे से अपना एसे लिख पाएँगे। सो नाउ वी कम ओवर टू द आउटलाइन, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं? स्टार्ट हम हमेशा लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमेशा मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, 3 चीज़ें कौन-सी होती हैं, की पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने चीज़ों को घुमाना होता है। लेकिन इसमें हमसे डिमांड क्या की गई है? हमसे डिमांड की गई है पेपर में देखें कि आपका क्लियर थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है? क्लियर थीसिस स्टेटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप अपना एसे यानी जो जवाब माँगा गया है जब तक वो नहीं देंगे तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स क्या-क्या फ़ोकस करेंगे आप कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल सतह पर, आलमी सतह पर इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान का ये अनटैप्ड पोटेंशियल है। पाक अनटैप्ड का मतलब है टैप नलके से निकला है। नलके में से ये यानी पाकिस्तान में से ये रिसोर्सेज़ अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए, ठीक है? पाकिस्तान की तरफ से ये अब तक एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए, दैट मीन्स दिस इज़ अनटैप्ड रिसोर्स, ठीक है? तो यही आपका क्लियर थीसिस स्टेटमेंट होगा जिसके ऊपर आपने पूरी कहानी को डेवलप करना है, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें आ गई आपकी, सेकंड पॉइंट पर आप लिखेंगे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं? तो ऑल यू हैव टू मैनेज इज़ अंडरस्टैंडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या? स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं, मुख्तलिफ अहम चीज़ें, गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन या कई स्मार्ट सतह पर एआई के लिए 10 तरह के यूटिलाइज़ेशंस में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इनका टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल है, ग्लोबल सतह पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको आपने बताना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स में व्हाइल यू आर मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ द एसे, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान का अपने मादनी वसाइल की सलाहियत क्या है? पाकिस्तान्स रिसोर्स पोटेंशियल क्या है? पाकिस्तान्स रिसोर्स पोटेंशियल सलाहियत के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की मादनी सलाहियत क्या है? पाकिस्तान के बताने पड़ेंगे आपको कि नोन रिज़र्व्स क्या हैं? पाकिस्तान के पास कौन-कौन से ज़खायर मालूम ज़खायर मौजूद हैं? उनके अंदर एक्सप्लोरेशन गैप्स क्या हैं? उनको ज़मीन से या समंदर से निकालने के लिए, पहाड़ों में से निकालने के लिए किन मुश्किलात का सामना है? कहाँ पर खला पैदा होता है? कौन से जो है ना रुकावटें मौजूद हैं? और इसमें इंस्टीट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं, इदारा जाती सतह पर जो मसाइल हैं, वो क्या हैं जो इन गैप्स का सबब बन रहे हैं? सो ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा पाकिस्तान के रिसोर्स पोटेंशियल का। चौथा है कि गवर्नमेंट का किरदार क्या है? गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है? गवर्नमेंट्स रोल तो सरकारी सतह पर आपका किरदार क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट माइनिंग रिफॉर्म्स सामने लेकर आए, अपनी पॉलिसी को क्लियर करे, ठीक है? पॉलिसी को क्लियर करने के साथ-साथ हर चीज़ अगर क्लियर होगी तो तीसरा स्टेप आप ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया जाए जो फ़िलहाल पाकिस्तान में अब तक हमें साज़गार नज़र नहीं आता कि जो जिसे कहते हैं डायरेक्ट फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके लिए एफडीआई की टर्म यूज़ होती है, तो एफडीआई के लिए फ़िलहाल माहौल साज़गार नहीं है, तो वो माहौल साज़गार लेकर आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट लेकर आना होगा। सो 3 एग्ज़ाम्पल्स हियर वी डिस्कस्ड माइनिंग रिफॉर्म्स लाने होंगे, पॉलिसी में क्लैरिटी लानी होगी और इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा करना होगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद बात आएगी कि रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स का चीन के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है? चीन के साथ क्या ताल्लुक है, यानी सीपैक के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है? यहाँ पर आप बताएँगे कि चाइना की एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है? चाइना के पास एक्सप्लोरेशन की बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, उनके यहाँ जो काम किया जाता है मशीनरीज़ के साथ किया जाता है जो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस ज़मीन में हम जॉइंट वेंचर्स जेवीज़ बना सकते हैं, ठीक है? या जेवीज़ बनाने के साथ-साथ अगर हम चाहें तो इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स भी ले सकते हैं चाइना से ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ज़मीन से निकाल सकें। अब यहाँ पे उसके अलावा हम बात करेंगे कि इन तमाम काम करने के बाद हमें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। चैलेंजेस कौन से होते हैं, खतरात कौन से हो सकते हैं,
तो चैलेंजेस एंड रिस्क्स, ठीक है? क्या हो सकता है कि जहाँ से हम चीज़ों को निकाल रहे हैं, पहाड़ को तोड़ रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं या पहाड़ों को उनको धमाकों से जो है उनको रेज़ा-रेज़ा कर रहे हैं, तो उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? गवर्नेंस के क्या रिस्क्स होते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरल जो है आपके रिज़र्व्स का हिस्सा होते हैं। जैसे आप भूटान की मिसाल लेंगे, तो उन्होंने अपने आइन में लिख दिया है कि मुल्क के इतने हिस्से पर जंगलात लाज़मन हों। सो गवर्नेंस के रिस्क्स होते हैं कि अगर आप इस तरह की एफडीआई लेकर आते हैं, तो एफडीआई लेकर आने के नतीजे में हुकुम तर्ज़ हुक्मरानी का कोई मामला ख़राब तो नहीं होगा। टिम्बर जैसे आप केपी की मिसाल ले लें कि लकड़ी का कारोबार किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पॉलिसी जो है, वो सूबाई गवर्नमेंट की थोड़ी-सी मुखालफत में आ जाती है। सो गवर्नेंस के रिस्क्स क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज़ जो होते हैं वो आपको उनको मिसयूज़ होने से बचाना होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, गवर्नेंस के रिस्क्स क्या हो सकते हैं और रिसोर्स को आप मिसयूज़ होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है? अब चैलेंजेस भी आपने बता दिए, तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है या मसाइल के हल की जानिब एक एक इशारा होता है। आपने सुना होगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें ट्रिपल पी मॉडल फॉलो किया जाता है। तो ट्रिपल पी मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हुकूमत के पास अगर रिसोर्सेज़ नहीं है तो वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकती है, उस पे खर्च कर सकती है और बना सकती है। जैसे आप M9 मोटरवे की मिसाल ले लें, तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंकों से पार्टनरशिप करके ये प्रोजेक्ट कायम किया था। तो ट्रिपल पी लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वे फॉरवर्ड ये है कि इतना बड़ा पैसा नहीं है आपके पास एक्सप्लोरेशन का, तो यू कैन यूज़ द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कफ़ोर्स डेवलप कर सकते हैं ताकि आपके पास जब ये स्किल्ड हुनरमंद जो वर्कफ़ोर्स अफ़रादी क़ुव्वत आएगी, तो आप उसे यूटिलाइज़ करते हुए ये रेयर अर्थ मेटल्स निकाल सकते हैं। और सस्टेनेबल माइनिंग तीसरा, सस्टेनेबल माइनिंग इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आए दिन अक्सर आप देखें कि बलूचिस्तान में कोयले की कानों में से मज़दूरों की हलाकत की आपको खबर सुनाई देती है। तो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग को इंश्योर करने के लिए आपको आपके पास ज़रूरी क्या है? स्किल्ड वर्कफ़ोर्स होनी चाहिए। स्किल्ड वर्कफ़ोर्स भी है आपके पास, सस्टेनेबल माइनिंग भी है, लेकिन पैसा नहीं है। सो यू कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड यू कैन यूटिलाइज़ द पब्लिक प्राइवेट मॉडल, ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वाँ जो होगा वो हमेशा हम नतीजा बताते हैं कि नतीजा क्या होगा किसी भी प्रोजेक्ट को आप शुरू करते हैं तो उसका नतीजा लाज़मी बताएँगे। ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी है जिससे इस्तिफ़ादा करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। स्ट्रैटेजिक फ़ोरसाइटेडनेस की ज़रूरत है। तस्वीराती सतह पर अगर आप बसीरत अंगेज़ी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको रिसोर्सेज़ जेब में पैसा होने के बावजूद अगर आप खर्च नहीं कर पाएँगे तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। सो स्ट्रैटेजिक फ़ोरसाइटेडनेस पैसा है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है? तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए, बसीरत अंगेज़ी होनी चाहिए। पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ मॉडल इख्तियार करना होगा कि ऐसी पॉलिसी बना दें कि आगे चलकर ये मुल्क को फ़ायदा देती रहे और आने वाली हुकूमतें भले ही तब्दील होती रहें, इस पॉलिसी को चेंज करने से पहले 10 मर्तबा सोचें क्योंकि उसके नतीजे में मुल्क को नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए। अब शुरू में हम अक्सर जो है वो बात करते हैं कि एस्से के एंड में टिप दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि टिप में टेक्निकल टॉपिक चूँकि है ये अपनी नौइयत का, तो लैंग्वेज टेक्निकल ना लिखिएगा इसमें। क्योंकि जितना आप सिंपल इंग्लिश और क्लियर लॉजिक लिखेंगे, एग्ज़ामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएँगे, ठीक है? सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप सीएसएस, पीएमएस या एसपीएससी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स हैं, एसडीईओ, पैरा के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश एसेज़ को फ़ोकस करता हूँ और कंपोज़िशन सेक्शन को फ़ोकस करता हूँ। मेरा एक फ़ेसबुक पेज है सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, उस पे मैं डेली वोकैब्युलरी की डोज़ेज शेयर करता हूँ, जो डेली मैं खुद पढ़ता हूँ अखबारात से, वही पढ़ के मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ को नोट डाउन करके एक तस्वीर बना के आप अपने पेज पर शेयर करता हूँ। सो यू मे प्लीज़ लाइक इट एज़ वेल, ठीक है? तो मेरी ये वीडियो आज यहीं तक ही रखते हैं। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखें मैं आपको एक इस एस्से के हवाले से एक सैंपल एग्ज़ाम रेडी जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी मैं शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान के पास अनटैप्ड रिज़र्व्स हैं और जो अभी तक अनटैप्ड हैं, ठीक है? तो ये दे कैन बिकम सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द ये पूरा मैंने नीचे लिख दिया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यू वुड कम टू नो दैट दिस इज़ वेरी गुड एग्ज़ाम रेडी
सैंपल इंट्रोडक्शन। यू कैन ऑफ कोर्स चेंज इट, लेकिन इसे पढ़िएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये पेपर उन लोगों के लिए यकीनन ईज़ी था जो स्ट्रक्चर और एनालिसिस जानते हैं। अगर आप ऐसी प्रिपरेशन कर लें तो कोई भी पेपर डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स नहीं होगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।